हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्लास एजुकेशन। आज के इस क्लास में स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 37। टॉपिक हिंदी भाषा ज्ञान, पेपर 1 में यहाँ से 60 क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही लुक्रेटिव और इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान से अंत तक देखें। भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मजा आ जाएगा। बाकी टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं पीडीएफ और क्यूज के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन को आगे बढ़ाते रहना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, इनमें से कौन एक तद्भव शब्द है? तद्भव का नाम तो आप लोग सुने होंगे, तत् प्लस भव, यानी कि उससे उत्पन्न। तो संस्कृत भाषा से अगर कोई शब्द को थोड़ा सा बदल के अगर हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसको तद्भव कहा जाता है, और एज इट इज आप लोग ले लेते हैं तो उसको तत्सम कहा जाता है। अग्नि, पुष्प, शलाका और 14 आपके पास ऑप्शन है। बताना है कि कौन तद्भव है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। डी क्यों? क्योंकि 14 जो है चतुर्दश एक होता है इसका तत्सम रूप, 14 जो है से इसका तद्भव रूप है। बाकी अग्नि, पुष्प और शलाका तत्सम शब्द हैं। ओके, अग्नि से आग बना, पुष्प से फूल और शलाका से बना सलाई, या फिर आप लोग बोलते हैं माचिस वगैरह होता है ना, उसको देख सकते हैं। चतुर्दश मतलब 14 होता है। अग्नि आग, पुष्प फूल और शलाका सलाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्रमशः तत्सम और तद्भव रूप है, तो इसको ध्यान से देख लें। इस तरह से आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन था। नंबर सेकेंड, इनमें से कौन एक देशज शब्द है? देशज शब्द के बारे में बात करना है। अदालत, ऑफिसर, बुखार, हजम या फिर पगड़ी। तो देखिए इसका आंसर ई होगा। पगड़ी जो है लोटा वगैरह आप लोग देखते होंगे, ये सारे कुछ कुछ शब्द हैं जो कि देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। बाकी जितने शब्द हैं यहाँ पे अदालत, ऑफिसर, बुखार और हजम, सारे के सारे यहाँ पे विदेशज शब्द हैं। ओके, इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन 3, बच्चा का तत्सम शब्द क्या होगा? यानी कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चा है वह एक तद्भव शब्द है, तो आपको इसको तत्सम शब्द बताना है। बच्चे, बालक, वत्स या फिर विद्यार्थी। इसका सही रूप हो जाएगा, जो सही इसका तत्सम रूप होगा वो होगा वत्स। तो वत्स तत्सम हुआ, तद्भव इसका बच्चा हुआ। जो देखे होंगे पुराने जो समय थे, पुराने समय था, वहाँ से जब लोग आचार्य होते थे, यानी जो गुरुकुल का जिसमें कॉन्सेप्ट चलता था, उसमें छात्रों लोगों को ना वत्स कहा जाता था, बच्चों लोगों को वत्स कहा जाता था। सुने होंगे आप लोग। जब से अंग्रेजी शिक्षा जब लॉर्ड मैकेले के द्वारा इंडिया में लागू किया गया, उसके बाद जो ऐसे जितना गुरुकुल वगैरह सबको नष्ट वगैरह कर दिया गया था। तो इस तरह कुछ कहानी आप लोग जानते होंगे। तो बच्चा जो है से आचार्य लोग के द्वारा यूज किया जाता था। ओके, यह एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम शब्द होगा वत्स। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 4, इनमें से कौन एक तत्सम शब्द है? तत्सम तद्भव से आज कुछ क्वेश्चन डाला गया है। इनमें से कौन एक तत्सम शब्द है? गांव, मक्खी, शक्कर या कृषक। तो तत्सम बताना है, बाकी सारे जितने शब्द हैं वह तद्भव हैं, एक शब्द है से तत्सम है। कौन है वह? गांव, मक्खी, शक्कर या कृषक। आंसर इसका डी हो जाएगा। कृषक जो है एक जो है से आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा किसान। जैसे देख सकते हैं इसका है या तत्सम रूप होता है कृषक, जैसे किसान हो गया। ग्राम से बना गांव, मक्षिका से बना मक्खी और शक्कर से बना शक्कर। ओके, तो इस तरह से तत्सम और तद्भव रूप हो गया। पूछा गया था आपसे तत्सम, आंसर इसका कृषक हो जाएगा। कृषक एक तत्सम शब्द है, तद्भव रूप इसका किसान हो जाएगा। बाकी सारे को भी ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पुनः बताइए कि तत्सम कौन है? चतवारी, अढ़ाई, मोर या फिर बैन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चतवारी जो एक शब्द है, इसका अर्थ होता है, ये मतलब एक तत्सम शब्द है ना, इसका अर्थ अगर देखिएगा, अगर तद्भव में इसको रूपांतरित किया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा चतवारी अर्थात 4। देख लीजिए, चतवारी एक तत्सम शब्द है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसका तद्भव रूप 4 ही होगा। अढ़ाई तो देशज शब्द है एक। मोर जो है से तद्भव है, ठीक है, म्यूर होता है इसका, आप लोग देखे होंगे। और बैन एक विदेशी शब्द है, बैन का नाम सुने होंगे, कोई चीज़ पर बैन लगा दिया गया। तीस तरह से कोई चीज़ है। म्यूर मतलब मोर होता है, तो ये तद्भव है। मोर जो है से तद्भव है, इसका तत्सम रूप म्यूर हो जाएगा। अढ़ाई तो देशज शब्द है ना। चलिए, देशज लोटा, पगड़ी वगैरह बताए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, चिंतामणि के लेखक कौन है? और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कुछ कुछ जो आपको हिंदी जो साहित्य है उसके कुछ कुछ राइटर्स के नाम वगैरह, ओके, और कुछ रचना भी, ये सब अब मैं धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया हूँ। तो बस आप लोग कनेक्ट रहिए, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना, एक दो क्वेश्चन हो सकता है डाल दे, ठीक है, कि इसका जो पार्टिकुलर बुक है उसके रचनाकार कौन है, या कोई उपन्यास है उसके लेखक कौन है, तो इस देख लीजिएगा ध्यान से। उपन्यास कौन है, सॉरी, उपन्यासकार कौन है, इस तरह से डाला जा सकता है। चिंतामणि के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी।
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनको चिंतामणि के लेखक माना जाता है। बाकी सारा देख लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया कुछ बुक है। अंधेरी नगरी तो सुने होंगे, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी और टकेसर खाजा। उसके बाद एक भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया यह एक बुक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कुछ बुक है, देखिए अशोक के फूल और कल्प तरु ना, चलिए कल्प तरु 2 बुक है। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा देख लीजिएगा माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब, इनके द्वारा बुक है। बाकी अगर आप लोग का 10th क्लास में अगर आपको याद होगा, 10th क्लास से जो पढ़े होंगे, तो मुझे याद आ रहा है कि एक नेताजी का चश्मा था, याद है आपको नेताजी का चश्मा, उसमें आपको फौजी वाला कुछ कहानी वगैरह देखने को मिला था। तो वह जो है से आपको देखने को मिला था, जो नेताजी का चश्मा था वह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ही लिखा हुआ था। ठीक है, कैप्टन, सॉरी से ना फौजी आ रहा था, कैप्टन उसको बोलते थे ना। चलिए, तो इस तरह से कोई चीज़ देख लीजिएगा। हिंदी में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से पढ़िएगा ना, मजा आ जाएगा। एक है कानन कुसुम के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है आपको देखने को मिलेंगे, कानन कुसुम के लेखक हैं। थोड़ा सा मैं आपको और नॉलेज को इंक्रीज करता हूँ, कानन का अर्थ और कुसुम का अर्थ बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कानन का अर्थ होता है जंगल और कुसुम का अर्थ होता है पुष्प अर्थात फूल। तो जंगल के फूल एक तरह से कह सकते हैं, या उसका फूल होता है या पुष्प अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो जंगल के पुष्प एक तरह का बुक है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, कानन मतलब जंगल होता है, अरण्य वगैरह, ओके, वन वगैरह बोल सकते हैं आप लोग, और कुसुम मतलब होता है पुष्प, फूल। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ध्रुवा स्वामिनी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, राकेश मोहन या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वह देखने को मिलेंगे आपको जयशंकर प्रसाद, इसको याद रख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ कुछ बुक और भी है, जैसे कि यहाँ प्रेमचंद ऑप्शन में है, तो इनको बारे में याद रख लीजिएगा। इनको बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह बुक ये लिख चुके हैं। इनका जन्म बनारस में हुआ था, ओके, बनारस के लम्ही गांव वगैरह था। तो कुछ कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रेमचंद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हिंदी लिटरेचर में। निर्मला इनके द्वारा कुछ लिखा गया उपन्यास है। रंगभूमि वगैरह देख लीजिएगा, गमन है, कर्म भूमि है, गोदान इनके द्वारा लिखा गया अंतिम उपन्यास गोदान था। सेवा सदन और प्रेस आश्रम वगैरह ये सब बुक कुछ कुछ है। बाकी और भी किताब देखिएगा, जैसे कि बुड्ढी का आगे वगैरह हो गया, दो बैलों की कथा वगैरह हो गया, पूस की रात वगैरह हो गया। तो ये सभी जैसे प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कुछ कुछ प्रमुख रचनाओं में इन शामिल है या शुमार है। ओके, फिर देख लीजिए धर्मवीर जो भारती हैं उनके द्वारा लिखा गया है मुर्दों का गांव, गुनाहों के देवता, एक तो मूवी भी है सर मिथुन चक्रवर्ती का, जब मैं छोटा सा देखा था गुनाहों का देवता। उसका स्वर्ग और धरती और अंधा युग कुछ इनके द्वारा बुक है। मोहन राकेश के द्वारा देख लीजिए बुक है न आने वाला कल, यानी कि आने वाले कल के बारे में बात किया जा रहा है जो कभी नहीं आता नहीं है। आषाढ़ का एक दिन और फिर अंतराल। और जयशंकर प्रसाद का ध्रुवा स्वामिनी और कामयानी, दो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कामयानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कामयानी किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। ओके, इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। ध्रुवा स्वामिनी के रचयिता कौन है? वह रचयिता है जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ जो बुक्स है उसका आंसर डायरेक्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे एक लल्लू लाल के बारे में डिस्कस करना उचित रहेगा। इनके द्वारा जो लिखा गया कुछ बुक्स है जिसमें है शकुंतला, ओके, प्रेम सागर, माधव नल, बैताल पच्चीसी, ये है बुक। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा, लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, मैं डिस्कस जब कर रहा था तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन पुनः बताइए गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर अमृतलाल नागर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुनाहों के देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु देख लीजिएगा, मैला आंचल जो है ये बुक लिखे हैं। अच्छा, एक कुछ और याद आ रहा है, क्लास 10th में ही वहाँ पे जो कृतिका बुक है उसमें देखे होंगे पहला लेसन क्या है आपका? माता का अंचल। उनके राइटर हैं शिवपूजन शाह, है ना, याद रखिएगा। मैला आंचल के लेखक हैं, सॉरी, मैला आंचल के लेखक हुए तो फणीश्वर नाथ रेणु, और मैं बताया माता का अंचल उस जो कहानी है उसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय।
थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, नहीं आगे पीछे हो गया वर्ड्स। मैला आंचल और माता का अंचल दोनों को कनेक्ट कर लीजिएगा। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु और माता का अंचल शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया बुक है। धर्मवीर भारती आंसर हो गए गुनाहों के देवता के। क्वेश्चन 11, अचानक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अचानक, औरत, ओझ, औचक या फिर आभूषण। देखिए औचक मतलब होता है अचानक से ना, एकाएक वगैरह आप लोग बोल सकते हैं, ये होता है अचानक का पर्यायवाची औचक। पुनः अचानक, औचक, एकाएक आप लोग बोल सकते हैं। बाकी औरत मतलब जानते होंगे स्त्री होता है, महिला होता है, ओके। और भी क्या बोल सकते हैं, और स्त्री बोल सकते हैं, महिला, अबला वगैरह भी बोला जाता है। ओज मतलब ना होता है तेज, ओज मतलब होता है तेज, बल वगैरह बोल सकते हैं। और आभूषण मतलब आप लोग जानते होंगे, आभूषण मतलब होता है गहना होता है, अलंकार वगैरह आप लोग बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से कुछ चीज़ होता है। आंसर इज सी, अचानक का पर्यायवाची शब्द यानी कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड पूछा गया है तो औचक ही होगा, एकाएक भी रहता तो हो जाता। क्वेश्चन 12 देखा जाए, वन शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? वन शब्द का अनेकार्थी शब्द होता है ना कि जब एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं तो उसको अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। तो वन का जो है से अर्थ क्या क्या हो सकता है? वाटिका हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? वाटिका, जंगल, पानी या फिर हिरन। सही आंसर है डी में, हिरन इसका एक अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी वाटिका, जंगल और पानी इसके अनेकार्थी शब्द में शामिल हैं, ओके। आंसर इज डी। देख लीजिएगा, वन, कानून वगैरह, जंगल वगैरह आप लोग बोल सकते हैं। एक संधि से क्वेश्चन है, कविश्वर का सही संधि विच्छेद कीजिए। और इतना सारा मैं संधि आपको पढ़ा चुका हूँ, बताइए कि संधि का प्रकार कौन सा है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और कौन उसमें लिखने की कोशिश कीजिए कि इसमें संधि का कौन सा प्रकार है। आज आप लोग का हिंदी का लेक्चर नंबर 37 है ना। अब तक देखिए इतना सारा मैं लेक्चर ले चुका हूँ, ओके। और थोड़ा सा मैं पैटर्न आज जो है आजकल मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा फिर से चेंज करने वाला हूँ। अभी मेरे पास जो पुराना बुक्स वगैरह पढ़ा है तो उसमें जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में जो हिंदी के प्रश्न आए हुए हैं पुनः आपको पहले जैसा देखने को मिलेगा। तो कुछ थोड़ा सा पैटर्न अभी मैं चेंज करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर के एग्जाम से क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा, वो किसी भी एग्जाम का हो सकता है ना। हिंदी और इंग्लिश को लेकर इतना टेंशन आप लोग मत रहिए कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस लगभग सेम होता है, इस सब चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज न रहें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बैक करते हैं। कविश्वर में आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि जोड़ ईश्वर ना। यहाँ से कवि में देख लीजिएगा छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई, और यहाँ पे देखिए पे ईश्वर लगा हुआ है तो छोटी ई में बड़ी ई लगने के बाद यहाँ पे देखिए कविश्वर में व में बड़ी ई की मात्रा लग गया है। तो बड़ी ई की मात्रा यानी कि इसी साइन को यह डिनोट करता है, आप लोग को अच्छे से आइडिया होगा। तो यहाँ से जब छोटी बड़ी मिलकर यहाँ से बड़ी ही बन जाता है तो यहाँ पे दीर्घ संधि का यह प्रकार होता है। कौन सा संधि? दीर्घ संधि का एक प्रकार में गिना जाता है। सही आंसर इसका सी हो गया, कविश्वर में दीर्घ संधि है। क्वेश्चन 14 आता है, प्रत्येक कितने प्रकार का होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। सही आंसर इसका 2 होगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे उपसर्ग और प्रत्यय 2 होता है, तो उपसर्ग धातु के पहले लगता है और प्रत्यय जो है धातु के बाद, उपसर्ग जो है धातु के पहले लगता है, प्रत्यय धातु के बाद लगते हैं। धातु अगर हम देखिए आप लोग को जनरली धातु आप लोग वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ पे ना धातु में क्रिया वगैरह भी हो जाता है वगैरह, कभी कभी विशेषण वगैरह सर्वनाम वगैरह भी हो जाता है, तभी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, डिस्कस कर दिया हूँ आज पे। तो प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं और प्रत्यय में 2 प्रकार है, वह है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जब कोई धातु के अंत में प्रत्यय जो लगता है उसको आप लोग कृत प्रत्यय बोलते हैं। धातु की जब हो सकता है क्रिया भी लग सकता है ना, तो धातु या बोल सकते हैं, मेंशन नहीं है, लेकिन धातु या क्रिया के जो अंत में प्रत्यय लगेगा उसके बाद जो शब्द बनता है वहाँ पे वो कृत प्रत्यय कहलाता है, समझ लीजिएगा। तो भल में आई लग गया तो यहाँ पे भलाई बन गया, कस में औटी लग गया तो कसौटी बन गया। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल है वह कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आई और जो कस है वह जो है आपको कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल है। और इस तरह जो शब्द बनते हैं उसको आप लोग कृदंत शब्द बोलते हैं ना। कैसा शब्द बोलते हैं? कृदंत शब्द बोलते हैं। तो अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आपसे पूछ देगी कृदंत जो शब्द किसे कहते हैं तो बोल दीजिएगा कि अगर धातु या क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने के बाद जो है जो शब्द बनता है उसे आपको हम लोग कृदंत शब्द के नाम से जानते हैं। उसी तरह से तद्धित प्रत्यय है तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है और उसके बाद जो है से अगर कोई प्रत्यय लगता है तब जो है से वहाँ पे बनता है तद्धित प्रत्यय। जैसे मानव में ता लगा हुआ है तो यह मानवता हो गया, अच्छा में आई लगा हुआ है तो वह है अच्छाई हो गया। तो देख लीजिएगा मानव क्या है? मानव एक आपका जाति संज्ञा एक एग्जाम्पल है तो उसमें ताल लग गया तो मानवता बन गया। अच्छा क्या है? अच्छा एक विशेषण है, ठीक है, जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, इस तरह से हो जाता है, अच्छा घर वगैरह।
तो अच्छा में आई लग गया यहाँ पे प्रत्यय, तो ये अच्छा ही बन गया। तो इस तरह से तद्धितांत बन गया। ये सब शब्द जो होते हैं तद्धितांत के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह से कृत से कृदांत बन गया, कृदंत प्रत्यय कृतंत शब्द बन गया, उसी तरह से जो तद्धित पर से तद्धितांत बन जाता है। तो तद्धितांत शब्द भी पूछेंगे तो समझ लीजिएगा कि क्या आपसे पूछा गया है। एज इट इज है, जैसा कि कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल में आपको समझाया था। तो आई होप कि चीज़ समझ में आ चुका होगा। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, और प्रत्यय तो आज समझ में आ ही गया कि इसके दो प्रकार होते हैं, कृत और तद्धित। डायरेक्ट ये सब याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, सर का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है। पुनः वही चीज़ है कि एक शब्द के जब एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। सर है, वान, बान है, वान नहीं है, बान, तीर, नरकट या फिर हरि। देखिए यहाँ पे ना सर का अर्थ होता है यहाँ पे बान, तीर या नरकट हो सकता है, हरि इसका नहीं होता है ना, तो इसको याद रख सकते हैं। हरि का अर्थ होता है बंदर, सर्प, हवा, और एक हरि मतलब आप लोगों को पता होगा, हरि मतलब वो भी होता है भगवान के लिए भी होता है हरि ना। चलिए आंसर इसका डी हो गया है। सर का बाकी अर्थ होता है बाण, तीर, नरकस। ठीक है। अच्छा, बाण में रखने के लिए देखे होंगे इस तरह का एक थैला होता है, इस तरह देखे होंगे आप लोग, इस तरह का कोनिकल होता है इस तरह का ना। ठीक है, और इसमें ऐसा बांधा होता है जिसमें लोग जो है से इसको लगा लेते हैं, अपने बाजू में लगा के चलते हैं। उसमें जब तीर रखा जाता है तो उसको तरकस के आप लोग नाम से जानते हैं ना। इसमें तीर रखा हुआ रहता है तो इसको तरकस के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये तरकस होता है। समझ चुके होंगे सारा चीज़। यही सारा छोटा सा लेक्चर था। वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अगर लगता है कि हाँ आगे बढ़ाने के लायक है। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।